Hello, guys. A very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Before we start, if you guys have any doubt, so we will discuss that. Otherwise, we will start with class 2 of government schemes. If you guys have any doubt or if you want to ask anything related to government schemes or any other topic, you may ask. So I hope doubts नहीं है. So in last class we were discussing about what make in India. My voice is not clear. No, Sir, you were talking about the scheme, sir. Okay, so last Make in is make in India. नहीं sir, last नहीं, sir. we spoke PM about Jan Dhan Yojana. PM Jan Dhan Yojana. Yes, sir. So ninth scheme we are going to start is Startup India. Startup India. Startup India. So basically ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी 2016 में और इस स्कीम में बात की गई थी कि हम अपने देश में इनोवेशन R&D इस तरीके का एक इकोसिस्टम डेवलप कर पाए. तो ये स्टार्टअप का इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए Okay. बताइए सर. सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो गया था, इसलिए मैं बस आपको एक सेकंड थोड़ा रुकने के लिए बोला था सर, क्योंकि हाँ सर वॉइस क्लियर भी नहीं आता. बहुत ब्रेक हो रहा था आपका वॉइस. कि अगर आपको लगता है ना तो आपको टेक्स्ट मुझे कर सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा जब भी वॉइस ब्रेक होती है. लेट्स होप कि वॉइस ब्रेक ना हो. इंटरनेट का ही इशू होता है और कोई इशू नहीं होता है. So now my voice is clear, I guess. Yes sir. ये इकोसिस्टम का आपने क्या बोला था? Okay, so ये अभी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना स्टार्टअप इंडिया की, तो बेसिकली ये स्कीम इकोसिस्टम क्रिएट करेगी. इकोसिस्टम ऑफ व्हाट आई से क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम ऑफ नर्चरिंग इनोवेशन. यस. एक इकोसिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करे आपके इनोवेटिव आइडियाज की. इंडिया में ऐसा इकोसिस्टम नहीं है. अगर आपने कोई आपका आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है, सो व्हाट यू नीड, आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए, फंडिंग चाहिए आपको. तो इस तरीके से पहले इवन देयर वाज अ एंटरप्रेन्योर, आई गेस 2018 की बात है, मैं नाम भूल गया उसका. ही वाज सेइंग कि 2013 में जब हम बैंक से लोन लेने जाते थे तो वी आर सेइंग कि वी आर डूइंग अ स्टार्टअप, तो वो बोलते थे अच्छा ये क्या होता है. सो ये इंडिया में स्टार्टअप्स को लेके अवेयरनेस थी. एटलीस्ट हम लोग रिकॉग्नाइज तो करते हैं, अच्छा ठीक है कोई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ ऐसा तो है कि वर्ड सुना हुआ है. तो इंडिया में तो इंडिया की अगर हम देखें कल्चरली ही इनोवेशन को हम बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते. तो ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स भी देती है, बट मेनली ये इकोसिस्टम वाला है. एक हम इकोसिस्टम दे सकें, इनोवेशन को नर्चर करें, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दे, फंडिंग दे. 2-3 पॉइंट्स में इसमें मैं बताऊंगा क्या क्या गवर्नमेंट इसमें करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गेट सर्टेन बेनिफिट्स. सो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्टार्टअप? So this definition at per DPIT, DPIIT, ये DPIT क्या है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड. तो इसने बोला है कि वो स्टार्टअप है जिसकी लाइफ हो, उसकी एज हो मैक्सिमम 10 ईयर. मैक्सिमम 10 ईयर. तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में किसी भी स्टार्टअप को बेनिफिट देंगे तो उसकी एज 10 साल से ज्यादा ना हो, पहला ये होना चाहिए. एंड उसका जो टर्नओवर है वो किससे ज्यादा ना हो, वो 100 CR से ज्यादा ना हो. एक स्टार्टअप है क्योंकि अगर उसने 100 करोड़ का टर्नओवर ब्रीच कर दिया है, इट्स मींस कि वो सस्टेन कर सकता है.
गवर्नमेंट क्या देगी, क्या बेनिफिट देगी? डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्स कंसेशन, मैंडेटरी को लाइसेंसिंग चाहिए होती है, उसमें थोड़ा गवर्नमेंट उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती है। तो ये 2-3 गवर्नमेंट इसमें आपको कुछ बेनिफिट देती है। इसके इसके 3 पिलर हैं, तो 3 पिलर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, उसके बाद फंडिंग मिलेगी, एंड इंडस्ट्रिया अकेडमिया पार्टनरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर भी है। तो इस तरीके के इसमें 3-4 फीचर है, और आपको वो ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और है, आपने अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में सुना होगा? सर फिर से रिपीट कर अटल सकते हैं? टिंकरिंग लैब्स। Yes, sir. वॉइस ब्रेक हो गई। Yes, sir. एक हमारा मिशन है अटल इनोवेशन मिशन। जस्ट मैं आ रहा हूँ। एक हमारा मिशन है अटल इनोवेशन मिशन। सो ये अटल इनोवेशन मिशन क्या करता है, बेसिकली टू इंक्रीज, मैं बोल रहा हूँ अदरवाइज प्रमोट है, एंटरप्रेन्योरशिप एट स्कूल लेवल। तो अटल इनोवेशन मिशन में कि स्कूल लेवल पे हम क्यूरियोसिटी, चैलेंजिंग दी स्टेटस को, ये क्वेश्चनिंग की बच्चों में जो एक होता है, उसको हम कैसे इंक्रीज करें। इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके काइंड ऑफ कुछ क्यूरियोसिटी होती है कुछ करने की, कुछ एग्जिस्टिंग चीजों को क्वेश्चन करने की। तो इनोवेशन के लिए चाहिए ही होता है, बट हम पेरेंट्स चाटे मार मार के वो सारी क्यूरियोसिटी आपकी खत्म कर देते हैं। इसको हम इंडिया में ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। तो स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वी हैव अटल इनोवेशन मिशन, और उसमें अटल टिंकरिंग लैब्स थी। सर ये वही वाला आप बता रहे हो क्या जो जुलाई में लास्ट ईयर ही आया था? नहीं, ये तो बहुत पुराना है सर, इसको तो कई अच्छा। साल हो गए। तो इसमें क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स है। इन्होंने बोला था स्कूल में एक अच्छा लैब सेटअप करेंगे, वहां पे वहां के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम मार्क जकरबर्ग को बुलाएंगे, इंडिया में ही आ जाए वही बहुत है, लेकिन आपके इलाके के कुछ छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में, आपके विलेज में भी अगर किसी ने थोड़ा सा भी काम किया है, तो उसको हम इन टिंकरिंग लैब्स में बुलाएंगे कि अपना स्पीच दो, एक्सपीरियंस शेयर करो। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ, इसकी बहुत अच्छा इनोवेशन मिशन है कि स्कूल लेवल पे ही। अब क्या है, एजुकेशन का पर्पस ही हमने पूरा अलग डिफाइन करके रख रखा है, बट इमेजिन कि स्कूल लेवल पे ही अटल टिंकरिंग लैब है, आपके स्कूल में बिजनेस करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, और आपके इलाके का ही कोई लोकल हलवाई आता है, कोई लोकल टेलर आता है, वो आके अपना बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप किया वो आके आपको बता रहा है। तो यहाँ पे बच्चों में बचपन से ही एक एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड डेवलप हो पाएगा। तो उसके लिए था अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल टिंकरिंग लैब्स भी, इसको भी हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जस्ट दूसरी एक स्कीम थी, और भी कई सारी स्कीम है, मानक हो गया, न्यूमरस स्कीम्स है, अदरवाइज बताता रहूंगा मैं, तो ये बहुत सारी स्कीम्स है। तो आपको बस मेन स्टार्टअप याद रखनी है, अटल इनोवेशन मिशन याद रखना है। दोनों क्लियर है? कोई डाउट इनमें? नो सर। सर स्टार्टअप इंडिया में अटल इनोवेशन मिशन है क्या? लाइक उसके नीचे आया हुआ है क्या उसके अंदर? सॉरी सर, बताइए क्या बता रहे हैं सर आप? तो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स लाइक इंट्रोड्यूस किया हुआ है क्या? नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, इट इज अनदर मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, उसकी एक अटल टिंकरिंग लैब्स है, तो उनको हमने स्टार्टअप इंडिया से थोड़ा लिंक किया हुआ है। तो सर फिर इसका ईयर बता दीजिए। सॉरी, ईयर बता दीजिए सर फिर इसका, अटल इनोवेशन मिशन। ये अटल इनोवेशन में भी करा दूंगा, आई गेस इसको मैं कराऊंगा अच्छे से। Okay. ये जस्ट अभी इसको ऐसे रिलेट कर लो, ये मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, एक और स्कीम है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, अच्छा, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को लेके है। वो स्टार्टअप है, स्टैंड है, किसको हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? उन डिसएडवांटेज ग्रुप्स को जिनको अभी तक अभी वो बैकवर्ड है, सप्रेस्ड है इस हायरार्की में, मेन स्ट्रीम में नहीं आए। तो वो कौन है? एससी हो गए,
ST हो गए एंड वुमेन हो गए। तो इस स्कीम में क्या होगा, एवरी ब्रांच विल गिव अ लोन। आ का मतलब है वन लोन, में बोल रहा हूं वन लोन every year for this category। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो बनेगी, लेकिन आपका जो स्टार्टअप इंडिया है वो कितना इंक्लूसिव है? डेफिनेटली वो इंक्लूसिव नहीं है। जो वेल डू ऑफ काइंड ऑफ आपके लोग हैं वो तो बेनिफिट ले लेंगे। व्हाट अबाउट जो हमारे यू नो नॉट सो एम्पावर्ड ग्रुप है, तो उनके कैसे वुमेन्स के लिए था, कैसे इनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। वुमेन में अगर आप देखेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे देश का गिर ही रहा है, अप्रोक्स कितना है 18% के आसपास हो रहा है। और दूसरा, जितने भी हमारे देश में स्टार्टअप रजिस्टर हो गए हैं, ओनली 9% आर लेड बाय वुमेन। और हमारे देश की 50% पॉपुलेशन वुमेन है, लेकिन स्टार्टअप सिर्फ 9% are led by women, so it is not inclusive नहीं है। इसको कैसे इंक्लूसिव बनाना है, उस स्टैंड अप इंडिया। सो आई होप ये क्लियर है आपकी। हेलो गाइस। Yes, sir. Yes, Sir. अब Yes sir, clear है। Yeah, hello, sir. बेनिफिट्स क्या होंगे आप सभी को पता है इसमें। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और मैं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट में क्या क्या इनको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं? यस, बेनिफिट्स दिए। गवर्नमेंट ने इनको बेनिफिट्स ये दिए हैं कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उसको बोलते हैं जैम पोर्टल। ये क्या है? जैम से अगर आप देखेंगे तो ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होता है, ये है, या मैं बोल रहा हूं अमेजॉन बोल रहा हूं, अमेजॉन फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ये अमेजॉन मैंने क्यों रेफर करा है वो तो समझ में आ रहा है ना। तो इस मार्केट प्लेस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको कोई भी सामान बेचना है, वो रजिस्टर करा सकते हैं, जो वेंडर्स हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे है गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच का इंटरफेस है ये। तो यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेशनरी पेपर कुछ भी खरीदना हो मार्केट प्लेस में। तो इसमें हमने सर्टेन परसेंटेज कोटा दिया हुआ है अपने स्टार्टअप्स के लिए। तो जो इंडिया के स्टार्टअप्स है, और इसमें इन्होंने एक अच्छा किया हुआ है, एक इन्होंने ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में जैम पोर्टल पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्पेशल वो किया हुआ है, ई वुमनिया। और ई वुमनिया पे जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली आपके जो फीमेल लेड स्टार्टअप हैं उनके लिए अगेन से इन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ है कि इतना सामान आपको यहाँ से ही खरीदना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जैम पोर्टल कौन सा है एंड ई वुमनिया कौन सा है। सर एक बार क्लियर ये है? नॉट इंक्लूसिव वाला जो पॉइंट्स थे एक बार वो रिपीट कर दीजिए। सॉरी, क्या समझ में नहीं आया? यहाँ पे डाउट क्या है? सर आपने जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट बताया था ना बीच में। सी, रिजर्वेशन कुछ नहीं है, ये आपको जैम पोर्टल पता चला क्या है? जैम पोर्टल इज लाइक अमेजॉन। तो उसमें वेंडर है, वेंडर कोई भी हो सकता है, खरीदने वाली गवर्नमेंट ऑफिसेज है, पीएसयूज है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, जैम पोर्टल से खरीद लीजिए। तो हमने क्या बोला हुआ है कि जितनी भी सेल होगी, फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरी हमने अपने इंडिया के स्टार्टअप के लिए रिजर्व की हुई है, कुछ कैटेगरी वुमनिया पोर्टल पे वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए रिजर्व की हुई है। बस ये है और कुछ नहीं है। ओके गाइस, क्लियर है? यस सर। And this scheme also launched in
2016 एंड नोएडा में लॉन्च हुई थी। मुझे भी अभी पता चला है बट याद नहीं रखना है, इतना काफी है। इसकी अचीवमेंट भी है कुछ बहुत सारी, तो ठीक है चलो, अचीवमेंट तो हमें ज्यादा नहीं पढ़नी है। So was it launched by any specific ministry or anything? ये आपकी ये है स्पेसिफिक मिनिस्ट्री मेंशन नहीं है, तो वो आई गेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही होगी, या मैं आपको ये कंफर्म करके बता दूंगा, मेरे पास अभी मेंशन नहीं है। सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है शायद। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है तो देख लेना, मैं बता दूंगा, अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके, ये क्लियर है आपको? ये जो 3-4 पॉइंट पता चले, स्टार्टअप इंडिया और ये अटल इनोवेशन मिशन, स्टैंड अप इंडिया एंड जैम पोर्टल एंड ई वुमेनिया, ये जो 5-6 पॉइंट थे क्लियर हुए ना? यस सर। सी इन दी सेम वे इस जैम पोर्टल में हमने ट्राइबल के लिए भी कुछ किया हुआ है। इन दी सेम वे ट्राइबल के लिए भी हमने कुछ किया हुआ है। क्या किया हुआ है विल टेल यू, बट आपको ये जैम पोर्टल की फिलॉसफी समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना, ये जैम पोर्टल है तो ये मेन है, बाकी समझना तो सभी कुछ। ओके, देन अगेन हम चलते हैं स्मार्ट सिटी मिशन पे। दैट है स्मार्ट सिटी मिशन। सर स्टैंड अप इंडिया अलग स्कीम है और स्टार्टअप इंडिया अलग स्कीम है ना? यस, दोनों डिफरेंट है। ओके अरे क्या है स्मार्ट? स्मार्ट सिटीज मिशन मैम। स्मार्ट सिटीज सुना नहीं आपने? सिटीज को स्मार्ट बनाएंगे सर, सुना है। यस, 21st सेंचुरी की सिटीज बनाएंगे। 2015 में आपकी लॉन्च हुई थी और इसका टारगेट था 100 सिटीज हमें बनानी है। और ये बेसिकली सिटीज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें आपकी स्मार्ट होंगी, तो जो अभी प्रॉब्लम सिटीज फेस करती हैं उसके लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे हम देंगे। स्मार्ट सॉल्यूशंस लाइक ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का एडवांस होगा, मोबिलिटी अच्छी होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी होगी। इन स्मार्ट सिटीज में ऐसा नहीं होगा कि आपको जो सर्विसेज है वो सारी ऑनलाइन मिलेगी, ऑनलाइन चलान होगा। आप देख रहे हो ना आजकल टीयर 2 सिटीज में भी अगर आप देखते हो तो चलान ऑनलाइन होने लगा है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, आपकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है वो भी ऑनलाइन होगी। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें थी इसमें। सिटी का रिन्यूअल भी था, लाइक वाराणसी सिटी में कुछ इम्प्रूव भी करना था, डेवलपमेंट भी करना था, बहुत सारी चीजें थी। नाउ अगेन इट इज अ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, यानी कि स्टेट को भी यहाँ पे कुछ शेयर देना था। और बेसिकली इसका जो अल्टीमेट एम था वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना। सी कुछ लोग अभी भी इसको बोलते हैं कि आपने डेवलपमेंट तो किया है, 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट तो है, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट स्टिल अगर आज आप एयर देखते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, वाटर देखते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, फूड देखते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, लोगों की साइकोलॉजिकल आप कंडीशन देखते हो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इन टोटलिटी दी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी मिल गई है बट दी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैव वो थोड़ी बेखराब हो गई है, ये कुछ लोग क्लेम करते हैं। ओके, आप ऐसा मानते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इन दी सेम वे लाइक भूटान, तो भूटान क्या कोशिश कर रहा है, भूटान की जीडीपी मैंने आपको कितनी बताई है, इकोनॉमिक टर्म में भूटान की जीडीपी देखोगे तो 3 बिलियन है बस। 3 बिलियन की सेम पॉपुलेशन पे अगर किसी की जीडीपी से 5 गुना भी हो, क्योंकि होता क्या है, ये जो जीडीपी कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ प्रोडक्शन को देखता है। अच्छा, आपने क्या प्रोड्यूस किया। आज की डेट में बहुत सारे थिंक टैंक के बोलते हैं कि जितना भी प्रोड्यूस होता है 60% वो आप वेस्टफुल प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, पहले तो जितनी आपकी व्हाट आई से की जो फूड की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कंज्यूम करोगे,
उसके बाद फिर फैट लॉस करने के लिए जिम जाओगे, जिम भी कैसे जाओगे, कार में जाओगे 5 किलोमीटर, तो वो जिम भी आपका वेस्टफुल है, कार आपने 5 किलोमीटर ड्राइव करी वो भी वेस्टफुल, आपने कंजम्पशन किया। तो जो भी हमारा कंजम्पशन है ऑलमोस्ट 50-60%, तो वो है, उसकी प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही तो अल्टीमेटली स्मार्ट सिटी मिशन का एम था कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना इन दीज सिटीज। ओके, और कुछ इससे रिलेटेड बताना है? कुछ नहीं बताना है। 100 स्मार्ट सिटीज डेवलप करनी थी। कब तक डेवलप करनी थी? बाय 2022-23 तक डेवलप करनी थी। स्मार्ट सिटी कितनी डेवलप हो पाई है वो आपको देखना होगा। यस, देयर इज इम्प्रूवमेंट, बट इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो इतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है। और दो मेरे पास इसमें कुछ एडिशनल डेटा है, बट इतना ध्यान नहीं रखना। ठीक है, देखो और इसमें क्या होगा, इसमें सोलर सिस्टम होगा एडवांस, और इसमें वाटर की होगी एक सेंट्रल। सी, आपने बेंगलुरु के बारे में पढ़ा है? बेंगलुरु ने एक अपनी सिटी का एक सिटी हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, सिटी सेंटर काइंड ऑफ बनाया हुआ है, उसमें डिप कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे कि उन्होंने कैसे ट्रैकिंग की, सबसे अच्छी ट्रैकिंग जो आपके कोरोना पेशेंट थे उन्होंने की, बेंगलुरु ने की। तो आप YouTube पे अगर देखेंगे कभी टाइम मिले इस एग्जाम के बाद तो पता चलेगा, बहुत हाईटेक है वहां का सिस्टम बेंगलुरु का, उसमें थैंक्स टू स्मार्ट सिटीज ऑल्सो। तो वहां पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि वो पहले से भी थोड़ा सा हाईटेक ही था। नाउ नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री, इट वाज लॉन्च इन 2016 में लॉन्च की गई थी, और उस टाइम में इसका टारगेट था 8 CR LPG कनेक्शन देने हैं टू BPL फैमिलीज। सर योजना के पहले क्या लिखा है? PM, प्रधानमंत्री। No, so after that. उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला। UJJWALA, उज्ज्वला योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इसमें ये टारगेट था कि 1 करोड़ BPL फैमिलीज को LPG सिलेंडर देने हैं, और उससे रिलेटेड कुछ नहीं था। टारगेट दे आर सेइंग कि अचीव हो चुका है, तो मान लीजिए आप भी अचीव हो चुका है। उससे पहले एक और स्कीम थी, वो थी पहल स्कीम थी, ये भी LPG से रिलेटेड थी। इसने क्या किया है, इसने जो सब्सिडी को DBT किया है, तो ये है DBT फॉर LPG। तो पहले आप देखते होंगे कि LPG की जो सब्सिडी थी वो अकाउंट में नहीं आती थी। आप में से कुछ लोग जो थोड़ा सा घरेलू काम कर लेते हैं, पहल स्कीम ने आपकी जो LPG की सब्सिडी है वो अकाउंट में आनी स्टार्ट हो गई है, तो वो स्कीम आपकी पहल थी। डेफिनेटली इसमें यहाँ से ही फिर आपका फिनोमिना आया घोस्ट अकाउंट्स का। ये था कि हम, चलो ये एनालिसिस है, हमारे देश में ऑलमोस्ट 16 CR के करीब LPG कनेक्शन थे, लेकिन जब हमने पहले स्कीम के अंदर में उनसे बोला कि सर आप आधार से कनेक्ट कराएं, तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे 12-13 करोड़ ही आधार से कनेक्ट करवा पाए, बाकी आए नहीं। और ऐसा नहीं है कि उनके पास आधार नहीं था, हमने बोला ठीक है आधार नहीं है, कोई इशू नहीं है, आधार कार्ड का फॉर्म भरने चले जाओ और उसका फॉर्म में जो नंबर मिले वो दे दो, लेकिन कुछ 4-5 करोड़ लोग आए ही नहीं। तो दीज आर घोस्ट अकाउंट थे, इनको फेक अकाउंट्स हम बोलते हैं, जो फेक बेनिफिशियरीज के नाम पे बनाए हुए थे, और मिडिलमैन हर सिलेंडर पे जो भी सस्ता मिलता था उसे रख लेते थे। ये पूरा केस स्टडी है, कभी आगे याद दिलाना, देन आई विल टेल यू, बट पहले याद रखना PM उज्ज्वला योजना आप याद रखना। नाउ दे आर सेइंग कि ये डेटा है ऑलमोस्ट अभी हमारे देश में, दे आर सेइंग कि 90% LPG कवर हो गया।
और अब अगेन ये सरकार ने डेटा दिया है तो ये पुराना डेटा भी देगी कि 55% था 2014, 55% लोगों के पास ही एलपीजी कनेक्शन था। अब हमारे देश में ये ज्यादा हो गया है। इसके बाद फिर अगेन ये एनालिसिस में आपको बताऊंगा, सीएजी ने ऑडिट भी किया था, सीएजी ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उन्होंने कुछ शॉर्टकमिंग भी बताई थी कि क्या हो रहा है अभी हमारे देश में। एलपीजी अफोर्डेबिलिटी, टारगेटिंग एरर्स, एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। सॉल्यूशन भी है, वो भी अगेन बताऊंगा मैं आपको। ये हो गया एनालिसिस का। सो आई गेस अब ये होमवर्क है, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज कैग। लास्ट क्लास में भी मैंने दिया था, किसी ने आके याद ही नहीं दिलाया कैग। तो ये होमवर्क है, देख लेना। कैग के बारे में 5 पॉइंट पता होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में कैग, सीएजी। नेक्स्ट एक योजना है, सिर्फ इसके बारे में 1-2 पॉइंट ही मैं बताऊंगा आज मैं आपको। आई विल ट्राई की जस्ट ये वाली स्कीम में 4-5 और ये मैं एक पॉइंटर्स ही बताऊंगा स्कीम्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है आपकी गाइस, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? आज थोड़ा सा मेरा नेट इश्यू कर रहा है, ब्रेक हो रही है। तो बीच में ब्रेक हो जाती है, अभी ठीक है सर फिलहाल। देखिए ये स्कीम फेलियर है, काइंड ऑफ ये स्कीम फेल्ड हो गई है, और ये स्कीम थी आपकी 2015 में लॉन्च हुई ना। पहले तो इस पर्टिकुलर टर्म को आप देख लेना, ये टर्म क्या होता है, डिस्कॉम। ये पर्टिकुलर टर्म क्या है, डिस्कॉम, ये यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डेफिनेटली यार, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेनली ये आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट या पीएसयू, मैं इनको बोलूं पीएसयू है ये, और ये स्टेट के पास है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दोनों कर सकती है। सेंटर can also produce electricity and state can also produce electricity. But as far as distribution of electricity is concerned, the distribution of electricity is the prime responsibility of state government. तो बिजली लोगों के घरों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टेट का होता है। अब स्टेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराएगी, ये उस स्टेट की अपनी पॉलिसी है। वो गवर्नमेंट सेक्टर से कराएगी या प्राइवेट सेक्टर से कराएगी, वो स्टेट को देखना है। For example, in the case of दिल्ली you will find कि दिल्ली में प्राइवेट कंपनियां भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, गवर्नमेंट नहीं करती है आई गेस। बट बहुत सारी ऐसी स्टेट है कि जिनमें सरकारी कंपनियां ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या कुछ में मिक्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होगी, आप कितना लिबरलाइज करोगे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पे है क्या हमारे देश में, ड्यू टू बिकॉज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कारण जब भी इलेक्शन होता है सरकार बोल देती है 2 रुपए हम यूनिट कम लेंगे। तो उसमें क्या होता है, जितनी भी ये सरकारी कंपनियां थी हमारे देश में, इन्होंने क्या काम किया, राज्यों की, इन्होंने ये इफिशिएंट तो थी नहीं, पॉलिटिशियंस ने बोल दिया कि अब आने वाले इलेक्शन में हम 3 रुपए इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और सपोज इनकी कॉस्ट आ रही है 5 रुपए, तो 2 रुपए का लॉस कैसे इन्होंने बियर किया, लोन लेके बियर किया। क्योंकि अगर आप बजट से लेते हैं तो गवर्नमेंट के बजट के पास इतना पैसा ही नहीं है। तो सरकार, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत लंबी कहानी है ये। तो हमारी जितनी भी सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी सारी लॉस में थी, कोई अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर दिया। आप में से अगर कुछ लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हैं, विलेज में देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर था, क्योंकि सरकारी कंपनियां थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे, लाइनें इतनी एडवांस नहीं थी। कैन यू इमेजिन कि इंडिया में आज भी 2-3 साल पहले तक भी ये पर्टिकुलर एक खंबा जा रहा है, ये दूसरा है, पोल है, और इसके बीच में ओपन तारे जा रहे हैं 3, और लोगों के
के सामने से जा रहे हैं, लोग भी घरों से सीधा कार निकालते और यहाँ पे टाका डाल लेते हैं, ऐसे करके चोरी करते थे। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज नहीं हुआ क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे, ये सारी लॉस में थी। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट एक उदय स्कीम लेके आई और गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी जो सरकार कॉम का जो 25% लोन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे, बट आपको रिफॉर्म करने होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म, स्टेट्स ने कुछ रिफॉर्म किए, बट स्टिल जो हमारे देश में स्टेट की डिस्कॉम्स हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है और यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो कंसिस्टेंट नहीं मिलती, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है और फिर इंडस्ट्री को भी अच्छा नहीं मिलता। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना उदय क्या है। तो उसी कारण से आई थिंक इसलिए इतना वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत जगह में। वर्ल्ड यही तो है ना कि गवर्नमेंट जो भी बिजनेस करेगी, मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि एयरक्राफ्ट में अगर आप देखेंगे ना, एक होता है प्रोपेलर वाला होता था पहले, उसके बाद फिर आगे आपके जेट इंजन। इस प्रोपेलर वाले डिजाइन की लिमिटेशन है कि ये 600 700 से ऊपर नहीं जाएगा, ये तेज चला जाएगा। सेम वे में गवर्नमेंट है, अगर आप किसी सर्विस को गवर्नमेंट से दिलाना चाहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ना करे, लेकिन उसकी इफिशिएंसी एक लेवल से ज्यादा नहीं जा सकती, प्राइवेट इफिशिएंटली दे देगा। दूसरा, हमारे देश में पॉलिटिक्स है, यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसीलिए ज्यादातर अब स्टेट प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप देखिए ये जितनी भी अच्छी कस्टमर केयर सर्विसेज मिल रही है, ये दिल्ली में क्या है, BSCS यमुना है, ये रिलायंस की है, किसी की है मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ पे तो दिल्ली में जहाँ पे मेरा घर था, तो नोएडा में भी हमारे यही है, BSCS ही है। सो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कस्टमर केयर सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर सर एक सेकंड रुक जाइए सर। पहले आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे सर आपका काफी, सर एक सेकंड जो रुक आपने जाइए बताया सर, अभी पूरा तक वॉइस लास्ट, ब्रेक हो गया आपका सर। मेरी वो वॉइस कुछ सही नहीं है? है। अच्छा सारा, अच्छा ये कहानियां सुनने में मजा आता है आप सभी लोगों को, ये एनालिसिस वाली है सारी। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि कहाँ पे था मैं, कुछ नहीं बताया मैंने, ऐसी मतलब जो मेन बात है वो समझ में आ गई आपको। सो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पहले जस्ट आपको बता रहा हूँ, इन नोएडा देयर इज अ प्लेस कॉल्ड दादरी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, कई बार ट्रांसफार्मर में आग लग गई तो एक महीना लग जाता था, 1 महीने तक लाइट नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं हो पाता, क्योंकि जो सरकारी डिपार्टमेंट था उसके पास एडिशनल होता नहीं था, वो ऑर्डर करते थे, कहीं से आता था। आज की डेट में अच्छा हो गया है, सब स्टॉक मेंटेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा खासा रिफॉर्म हुआ है। इसकी मेन ये भी है कि प्राइवेटाइज कर दिया गया, ये मैं बताना चाह रहा था। एग्जाम बाकी में जो एडिशनल फालतू की इंफॉर्मेशन है उसे सबको मिटा देता हूँ। आपको उदय स्कीम का बेसिस समझ में आया? यस सर। जस्टिफाई कर पाओगे ना कि क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, क्योंकि कोविड के बाद में एक ये मेजर क्वेश्चन मार्क उठ गया है कि हम हेल्थ को तो प्राइवेटाइज करें, लेकिन सरकार पीछे नहीं हट सकती है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम में तो सरकार ने टोटली प्राइवेट सेक्टर के दम पे ही वो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है क्या? क्योंकि मैं आयुष आपको समझा चुका हूं, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यस सर। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आयुष्मान भारत स्कीम कैसे प्राइवेट सेक्टर की फाउंडेशन पे ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई समझा पाएगा कैसे कर रहे हैं? सारे बच्चों की बात समझ में आ रही है ना? चलो आ रही है, आई होप। ओके, नेक्स्ट है हमारी PM किसान। इसके बारे में तो सबको पता है, PM किसान है एंड ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 6,000 रुपी पर ईयर।
पर हाउसहोल्ड, और ये 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, इन 3 इंस्टॉलमेंट। ये लॉन्च कब हुई थी? Feb 2019 में। टाइमिंग तो आप सभी को इसकी शानदार लगी होगी एकदम। सर 6,000 रुपीज पर ईयर पर हाउसहोल्ड। पर हाउसहोल्ड, HH, पर फैमिली। ठीक है, मतलब 2000 रुपए पर एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली। सर 3 इंस्टॉलमेंट हो गई तो क्वार्टरली, तो क्वार्टर तो 4 होते हैं ना सर। हाँ सर, सॉरी सर। ठीक है ना, क्वार्टर Yes, 4 sir. महीने का नहीं होता है, 3 का होता है। हाँ नहीं सर, मैंने गलत बोला। ओके, सो क्या यार कुछ मैं बता रहा था। ओके, पहले एलिजिबिलिटी क्या थी? पहले एलिजिबिलिटी थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनकी लैंड होल्डिंग होनी चाहिए अप टू 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर होनी चाहिए, पहले थी। नाउ अब क्या कर दिया, ऑल सब फार्मर एलिजिबल है। डेफिनेटली कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा, लेकिन ऑल फार्मर है। तो ये नया अपडेशन है। पहले एलिजिबिलिटी कुछ के लिए थी, अब सब है। सर ये SMF क्या लिखा है आपने? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके। मैं कई बार यूज करता हूँ। इंडिया में ऑलमोस्ट 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो इतना यूज करते हैं कि बस अपना कंजम्पशन हो जाता है, थोड़ा बहुत ही बचता है, वेरी लिटिल सरप्लस। Can you repeat it, sir? आपका voice crack हो रहा था। Okay, what I am saying is that these SMFs is small and marginal farmers in India. 85% are small and marginal farmers, and they have very little surplus for sale in market. इनके पास तो सिर्फ इतना ही है कि बेचारे अपना ही काम चला पाते हैं। ओके, यस। और इसमें डेटा ये है कि बाय अक्टूबर 2019 ऑलमोस्ट 8 CR फैमिलीज थी, 8 CR हाउस होल्ड कवर्ड थे। तो कैन यू इमेजिन 8 CR हाउस होल्ड कवर्ड है, तो अभी भी इतने ही है। तो आप देखिए कि इतने लोगों के अकाउंट में गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसे पहुंचा रही है, तो इट्स ये अच्छी डायरेक्शन में अच्छा है। ठीक है, तो इतना ही, इसमें इतना ही आप काम करोगे काफी है इस स्कीम में। नेक्स्ट है आपकी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री। इतना तो अब सबको याद रहेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना भी काइंड ऑफ फेल ही है, इतना अच्छे से सक्सेस इसको नहीं मिल पाई। आइडिया बड़ा अच्छा था, बट डेफिनेटली इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, वेरी डाइवर्स कंट्री। कितने भी अच्छे आइडिया हो, इम्प्लीमेंट होने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और ये आपको क्या देगी, ये तो फसल बीमा योजना, फसल इंश्योरेंस करेगी आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। ये आपकी लॉन्च हुई थी 2015 एंड 16 में, और आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां रही। इसमें प्रीमियम थी, यूनिफॉर्म प्रीमियम थी, यूनिफॉर्म प्रीमियम, यूनिफॉर्म प्रीमियम ये कितनी थी, 2% फॉर खरीफ क्रॉप। फार्मर प्रोटेस्ट चल ही रहा है, तो ये ज्योग्राफी का टर्म याद रख लेना। 1%, 1.5% फॉर राबी सीजन के लिए, एंड 5% प्रीमियम था। प्रीमियम समझ में आ रहा है? नो सर, समझा दो आप। वेरी गुड। इंश्योरेंस में प्रीमियम क्या होगा? फसल बीमा, इंश्योरेंस बोल रहा हूँ और मैं प्रीमियम बोल रहा हूँ। 2%, 1.5%, 5%। बिना समझे जस्ट कॉमन सेंस यूज करके बताओ क्या हो सकता है, कोई भी यार बताओ। बीमा मीन्स इंश्योरेंस। क्या सर? टैक्स टाइप।
Very good, very good. Insurance. So it's just that to cover, I mean, to Creativity secure हम their लोग crops, the premium that they're paying is उसका percent. ये बिल्कुल ठीक है। आपकी क्रॉप की जो वैल्यू है 100% है। वो आपने बोला कि मेरी जो फसल लगाई है उसकी 1,00,000 रुपए उसकी वैल्यू है, तो उसका आपको कितना परसेंट प्रीमियम देना है? अगर वो खरीफ क्रॉप है 2% देना है, राबी है 1.5 देना है, अगर वो हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर्स है, तो रिस्क ज्यादा होता है, पेरिशेबल है 5% देना। नाउ खरीफ आपका ये सीजन होता है आपका कब? ये समर वाला सीजन होता है, और ये राबी होता है आपका विंटर वाला सीजन। विंटर वाला सीजन ये आपका स्टार्ट होता है अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर में फसल लगाई जाती है और ये हार्वेस्ट होती है अप्रैल में, और ये वाली समर में ये अप्रैल में लगाई जाती है और ये अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होती है। अक्टूबर नवंबर में देखिए, अक्टूबर में हार्वेस्ट होती है खरीफ की पैडी। तो पैडी जब आप हार्वेस्ट कर लेते हो अक्टूबर में, तो ये पैडी का वो हो गया। ऐसा होता है पैडी। हाइट कितनी होती है मैं बताऊं तुम्हें कितना होगा? मैक्सिमम 1.5 फीट 2 फीट होगा, 2 फीट के करीब होता है। तो मशीन आती है ऊपर से तो इसको काट जाती है, नीचे की जो स्ट्रॉ ये बची रह जाती है और फार्मर फिर इसको आग जला देते हैं। इसलिए अक्टूबर नवंबर में फिर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। नाउ खरीफ क्रॉप याद रखना है, राइस आपकी खरीफ है, लेकिन जो वीट है वो आपकी है राबी। वीट आपकी विंटर के टाइम में होती है। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। जस्ट आपको क्या करना है, ये होमवर्क है। 5 खरीफ क्रॉप के नाम गूगल कर लेना, मेजर खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, 5 नाम याद रखना, 5 राबी के नाम याद रखना। दैट्स इट, ये आपका होमवर्क है। एक बार जाके चेक कर लेना। समझ पाए मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि खरीफ क्रॉप समर में प्रीमियम ज्यादा है, राबी विंटर में प्रीमियम कम है? प्रीमियम ज्यादा का मतलब रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्या रिस्क ज्यादा होता होगा समर की क्रॉप में? सर यस, बता दिया। समर का मतलब है कि देखो मॉनसून आता होगा, वाटर पे डिपेंडेंट होती होगी, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर ज्यादा है। वाटर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, यही रिस्क है, और तो कोई रिस्क है नहीं। तो यही आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। और एक और बात है इस स्कीम के बारे में, आपसे तो नहीं पूछेंगे बट फिर भी मैं बता दूं, दिस इंश्योरेंस स्कीम ऑल्सो कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब एक फार्मर ने अपनी वीट की क्रॉप मतलब पूरा हार्वेस्ट कर लिया, ट्रक में लोड करके लेके जा रहा है और फिर बारिश आ गई, बिकी नहीं है लेकिन वो खराब हो गई, तो वो ये कवर करेगा। टिल जब तक बिक नहीं जाती तब तक कवर करेगा। और एक और क्योंकि इससे पहले ये पहली स्कीम नहीं थी, 3-4 स्कीम हम बना चुके थे, वो फेल हो गई थी, तो उनमें जो लैकुनास थे हमने उन सबको कवर करने की कोशिश करी। और इसका एक और अच्छा चीज है, ये लोकलाइज रिस्क को भी कवर करेगा। किसी इलाके के लोकलाइज्ड रिस्क ऑल्सो कवर करता है। ठीक है? यस सर। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना एग्रीकल्चर की मैं 2-3 स्कीम मेजर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फार्मर ही न्यूज में है, तो क्वेश्चन तो पूछे जाने चाहिए फार्मर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। दी स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सी, ये जो फार्मर इतनी परेशानी दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा आजादी के बाद से ऐसा ही है। ये शायद मैंने आपको कभी बताया या ना बताया हो, सिंस इंडिपेंडेंस और 1950 the growth rate of agriculture is less than the rate of inflation. Average 2.5% के करीब ग्रोथ रेट है एवरेज, आजादी से लेके अब तक का। इन्फ्लेशन का अगर आप एवरेज ग्रोथ रेट देखोगे आजादी से लेके अब तक का 3% से लेके 4% के बीच में। कैन यू इमेजिन कि महंगाई तो 3 से 4% के रेट से बढ़ रही है पिछले 70 सालों में, लेकिन
ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इज जस्ट 2.5%। तो कैसे हम फार्मर्स की इनकम बेचारों की बढ़े, कैसे बढ़े फार्मर्स की इनकम? ये फैक्ट पता था? कैसा लग रहा है फैक्ट सुन के कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में कैसी है? वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हेलो हाँ यस सर। सर आप क्लियर है? सर खराब है वापस। नहीं समझा मैं। नहीं, वॉइस तो ये फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी इंटरनेट में ही कुछ इशू हो रहा होगा हम लोग। ठीक है। ओके, ये समझ में आया ना पर्टिकुलर फैक्ट आपको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्कीम है जो भी होगी 13-14, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को ठीक करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए 2015 में लॉन्च की गई थी। और एक अभी भी हमारे देश में जब ये लॉन्च की गई थी तो 65% जो नेट क्रॉप एरिया था इज डिपेंड अपॉन मॉनसून। तो मॉनसून पे है, इसका मतलब रिस्क है, और उसी रिस्क को कम करने के लिए हम इनको क्या दे रहे हैं? हम इनको कोशिश दे रहे हैं इरिगेशन। 65% आपने क्या बोला सर? मैंने बोला कि 65% जो लैंड है वो किस पे डिपेंड है? एग्री कल्टीएबल लैंड है वो मानसून पे डिपेंडेंट है। मानसून पे डिपेंडेंट है तो देयर इज अ रिस्क, और उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या आंसर है? इरिगेशन। ओके सर। और उसमें इतना कुछ अच्छा नहीं है, ये नमामि गंगा है, बट ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका स्ट्रक्चर ये आप नहीं समझ पाओगे। तो ये मेन स्कीम्स हो गई है। अब मुझे कीवर्ड में आपको छोटे छोटे से पॉइंट बताता रहूंगा। ऑलमोस्ट ये भी मेरे पास कितना है, मेरे पास मानिए क्या 500 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स नहीं है, छोटी छोटी स्कीम्स हैं जो इन्होंने लॉन्च की हुई है, किसी स्कीम का सब पार्ट है, कोई कुछ है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताता रहूंगा, लिखते रहना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? यस सर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है फैक्ट उसका? मैडम उसका बेसिक फैक्ट तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो सर आप वो अभी इसमें कवर करवाएंगे स्कीम्स? मैं करा दूंगा, वो स्कीम्स नहीं है, इट्स लाइक अ सर्वे है वो। ओके सर। ठीक है ना, सर्वे का डेटा ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट आपको है, तो 4-5 पॉइंट तो इसमें हम कवर कराएंगे। सी पॉइंटर्स में यहाँ पे मेन कीवर्ड ही लिखूंगा, शायद वो भी ना लिखूं, तो आप सभी लोग क्या नोटबुक लेके बैठे हुए हैं ना? यस सर। यस सर। सबके पास है तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाए। ये जस्ट आपको आई विल ट्राई कि अभी हमारे पास 36 मिनट है, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम 40-50 पॉइंट्स हम लिख लें। जी आप में से एक मिनट का जस्ट मैं टाइम दे रहा हूँ, इनकेस किसी के पास ना हो। किसी बच्ची को कुछ पूछना दे, मैं आज कहने दे। Sir, the previous scheme का name is PM कृषि सिंचाई योजना सर। पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है? ओके, ये क्या कैसे मैं चल रहा हूँ? ये मिनिस्ट्री वाइज चल रहा हूँ। मैं आपको एक मिनिस्ट्री बताऊंगा और उससे रिलेटेड फिर जो कुछ मुझे 1-2 पॉइंट अच्छे लगे तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो पहला लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके सर। यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कल्चर, कल्चर। इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी है,
कुछ करंट अफेयर्स भी हैं और कुछ स्कीम से रिलेटेड भी है। सो आपको पता है कि यूनेस्को का आपने नाम सुना है? यस सर। यस सर। यूनेस्को होमवर्क है, इसके बारे में गूगल कर लेना। इसका एक प्रोग्राम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसमें हमारा जयपुर आ गया है। जयपुर आ गया है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। और उसके बाद इस मिनिस्ट्री की एक पर्टिकुलर स्कीम है, वो स्कीम है सेवा भोज स्कीम, सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना, सेवा भोज योजना में क्या होता है, जो आपको जीएसटी है, जीएसटी वो रीइंबर्स हो जाता है फॉर चैरिटेबल किचन। लाइक अगर आप किसी गुरुद्वारा ये सीपी में कौन सा है गुरुद्वारा, क्या नाम है? बंगला साहब। तो बंगला साहिब आप जाते हो, चैरिटेबल किचन चलती है, लेकिन वो लोग जो सामान खरीदते हैं सब पे जीएसटी पे करते हैं। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि चलो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो अब क्या है, दे विल वो पहले तो जीटीवी जीएसटी पे कर देंगे, और उसके बाद इस स्कीम में उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, तो जितना भी जीएसटी का वो बिल दिखाएंगे उनको जीएसटी वापस मिल जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। घर के कंजप्शन के लिए भी नहीं ले रहे, तो वो फ्री में खाना खिला रहे हैं, कम्युनिटी किचन। ठीक है, तो समझ में आ गई क्या है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपकी सेवा भोज स्कीम समझ में आ गई, जीएसटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप खुद लिखें, मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो लिख पा रहा हूँ। यस सर, यस सर। नेक्स्ट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिनिस्ट्री का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड ये पूरा वो है, एंड टू एंड मिनिस्ट्री का रिव्यू है, जो भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है, जो भी अपडेट होता है वो बता रहा हूँ। तो ये इन्होंने क्या बोला है, एक पॉइंट ये देख लेना। आप सभी लोगों को एक एक्ट पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। यस सर। अच्छा, ये हम लोगों को क्या देता है, ये हम लोगों को देता है राइट टू फूड। राइट टू फूड ये देता है, और राइट टू फूड इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको 3 चीजों का मैं नाम बता रहा हूँ। आपको राइस मिलेगा, जो पीडीएस पे मिलता है 3 रुपए पर केजी, वीट मिलेगा 2 रुपये पर केजी, जो आपको राशन कार्ड पे मिलता है, राशन कार्ड पे मिलता है। और आपको यहाँ पे कौन सा ग्रेन मिलेगा, 1 रुपये पर केजी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको बताया है, तो राइट टू फूड है। So what is the last thing, sir, after B? कोर्सा ग्रेन है, CORSEGRAINS। क्लियर है? यस। तो ये क्या 1 रुपये पर केजी बोला ना आपने? हाँ, 1 रुपये पर केजी। ठीक है। इतना आपको पे करना होता है। राशन पे भी वो फ्री में नहीं मिलता है, ये सब आपको पे करना होता है। तो फूड एंड क्या लिखा है आपने आगे मिनिस्ट्री में? ये मिनिस्ट्री तो इतना ही याद रख लो, आगे नाम सेम ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी। ये मैं बोल रहा हूँ, कल एक्चुअली क्या है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसमें राइटिंग क्लियर नहीं आती है। परसों हम चेक करके देख रहे थे, इवन प्रिंट में, पेंट में अच्छी राइटिंग आ जाती है। ये तो वैसे भी कुछ आपको शेयर होगा। सो इसमें 2 ही चीजें थी। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, फॉन्ट बड़ा करना है। फॉन्ट कहाँ से बड़ा होगा, कोई बताएगा साइज? सो आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, 1
नेशन, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वन नेशन, वॉइस को रिपीट कर दूंगा, वन नेशन वन राशन कार्ड करके है, तो वो एक बार आप देख लेना। ये अब पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए बाय 31 मार्च 2021। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को पीडीएस तो पता है, पीडीएस पता है आपको? सर पीडीएस पता है आप सभी लोगों को? व्हाट इज पीडीएस? No, sir. पीडीएस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पहले था आपका पीडीएस, पहले इनिशियली पीडीएस था, बाद में वो पीडीएस आपका टीपीडीएस बन गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना सर। तो उसको हमने टारगेट कर दिया गया, जस्ट नोमेनक्लेचर चेंज किया गया। जैसे होता है ना, कुछ इंस्टीट्यूट बना देते हैं कि ये नॉर्मल बैच है, उसी में से निकाल के रेगुलर बैच है, पर कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही ये है, टीपीडीएस था वो पीडीएस आ गया। Yes. ओके, अच्छा चलो ये Sorry sir, your voice ठीक है, was इतना breaking. काफी है। Can you just repeat the last point? See, I am talking about, there is a term called PDS. It is known as Public Distribution System. The entire chain जहाँ से food collect करके food आपका FCI के गोडाउन से होगा, FCI के गोडाउन से कलेक्ट करके कंज्यूमर तक पहुंचाना, इस पूरी साइकिल चेन को हम बोलते हैं पीडीएस सिस्टम। Yes, sir. ठीक है, जहाँ पे FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप पूछोगे कि इसके पास कहाँ से आता है? ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज करता है फ्रॉम फार्मर से। Oh, the mandi, right? यस, फार्मर से परचेज करता है। किस प्लेस पे परचेज करता है, उस प्लेस को बोलते हैं मंडी। और किस रेट पे परचेज करता है, उस रेट को हम बोलते हैं एमएसपी। MSP. Yes. एमएसपी प्लस उसमें फिर कुछ टैक्सेस देता है ये, मतलब किसानों को एमएसपी मिलता है। इसको तो और भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं, इसको टैक्सेस देना पड़ता है मंडीज को, लगभग 7 से 8%। तो ये जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना है। ये पूरी साइकिल चेन थी, मैंने एक बार बनाई था पूरा फिगर कभी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसमें क्या पेंट में ऑप्शन होता है? ये नीचे इंक्रीज होता जाएगा, मुझे डिलीट करना पड़ेगा बार बार? आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो बस वो पहले वाला पेज ही दिख रहा है हमें। सर नीचे हो जाता है। तो ये तो आप भी कमाल के बच्चे। मैंने तो पेंट खोल के मैं वहां पे सारी चीजें लिख रहा हूँ, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, हम लोग को तो सिर्फ कोर्स ग्रेन वाले नहीं दिख रहे हैं हम लोग। कोर्स ग्रेन वाला ही वो दिख रहा है हम लोग। देख, अब दिखा कुछ? नहीं सर, सर हमें अभी भी अभी दिख रहा है। यस, अभी दिख रहा है। फाइनली यस, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है सर। ये सब हमने कुछ लिखा ही नहीं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं सारे टर्म क्लियर कर रहा हूँ, बच्चों को कैसे लिखा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आपने तो फिर इमेजिनेशन चलाई होंगी समझने। ओके, सो सी, ये सारा मैंने बनाया था। सो दिस इज एफसीआई। एफसीआई कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाती है, इसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं। एफसीआई कहाँ से लेती है? फार्मर से। एंड किस प्लेस पे परचेज करती है? मंडी पे। किस रेट पे परचेज करती है, उसे हम बोलते हैं एमएसपी। फार्मर को क्या मिलता है? एमएसपी। एमएसपी डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यस, आपने बोला था एंड ऑन द एडवाइस ऑफ सीएसीपी। अब ये तो इस पे क्वेश्चन कम से कम पूछना चाहिए, एफसीआई पे, सीएसीपी पे, सीईसीसी पे और एमएसपी पे, कम से कम तो ये पूछना ही चाहिए। ओके, सो आगे चले। वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स ने, एक तो ये आप सुन रहे होंगे कि वन कंट्री वन इलेक्शन के बारे में, वन कंट्री वन इलेक्शन। यस सर। अच्छा, इसमें एक मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज बता दूं। वन कंट्री वन इलेक्शन में हमारे देश में इलेक्शन कौन कौन से होते हैं सारे? तो सेंट्रल लेवल पे कौन से इलेक्शन होते हैं?
सेंट्रल लेवल पे एक तो होता है प्रेसिडेंट का, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद फिर एमपी का इलेक्शन होता है, और एमपी आपके लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी। ठीक है, यस सर। यस वॉइस चली गई शायद, फिर वॉइस है चली गई है। और दे रहे सुनाई दे रहे। स्टेट लेवल पे आप इलेक्शन बताइए। स्टेट लेवल पे तो स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है, लेकिन गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। स्टेट लेवल पे आपके इलेक्शन होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। अच्छा, मैं इसके लिए पूछा था, ये नीचे एक्सटेंड नहीं होता ना पेंट पे, हो जाता है? नो सर, आई डोंट थिंक सो होता है। होता है सर, उसको बस ऐसे ड्रैग कर दीजिए। नहीं हो रहा, रुको एक सेकंड। ड्रैग कैसे होगा, ड्रैग कैसे होगा पहले तो यही बताओ। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, किसी को कुछ पता है तो तो बता सकता पहले इसका है। साइज कम करिए, नीचे नीचे थोड़ा डॉट दिखाएगा, उसको ड्रैग करिएगा। अच्छा ये, ओके, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा सर? चल बड़े टैलेंटेड हो। नहीं, सब पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ता है तो चलता है सर। ओके सो स्टेट, ये एक्सप्लेन करूं या पता है सबको? फिर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वो बच्चे कमाल हो यार, तुम आंसर भी नहीं देना है। देन इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसके बाद फिर आ जाते हैं लोकल लेवल पे। लोकल लेवल, यहाँ पे आपके इलेक्शन होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। यहाँ पे किन इलेक्शंस को एक साथ करने की बात हो रही है? प्रेसिडेंट का नहीं, ये नहीं, एक तो ये वाले इलेक्शन हो गए गवर्नर का, तो ये बाकी इलेक्शंस को एक साथ करने की बात हो रही है। ये वाले हो गए और ये वाले हो गए और ये वाले हो गए। समझ में आया कुछ? नहीं आया? यस सर। सो किस किस इलेक्शन को कि एमपी का, लोकसभा का, राज्यसभा का, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल और पंचायती राज, सबके इलेक्शन एक साथ ही हो जाए जिस दिन आप वोट डालने जाओ। पहली ईवीएम हो उसमें सेंटर का हो, दूसरी ईवीएम हो उसमें भी खैर 2-3 होती हैं, तो जिस दिन आप डालोगे 5-6 कैंडिडेटों को एक साथ वोट डाल दोगे, बार बार कोई लड़ेगी। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक आप, ये स्कीम है लेकिन जस्ट अब पोर्टल ही लॉन्च हुआ है, कुछ इसमें है नहीं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम, बस इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, लिखना मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये तो आपने सुना होगा। यस सर। यस सर। यस सर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इन्होंने क्या बोला है सबसे पहले कि जितनी भी एमएसएमई है उनको 25% की रिजर्वेशन देंगे जैम पोर्टल पे। अब ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जैम पोर्टल के बारे में पता है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी एमएसएमई है, ऐसा नहीं है कि सारे टेंडर बड़ी कंपनियां ही ले जाए, जो छोटी कंपनी है एमएसएमई, इनकी भी एक डिफाइनेशन है। जितने भी सरकार यहाँ पे इस पोर्टल से सामान खरीदेगी 25% इनके लिए रिजर्व होगा। एक तो ये वाली स्कीम है। दूसरी, इन्होंने एक स्कीम लेके आई है, सोलर चरखा मिशन। इस पे आ सकते, सोलर
चरखा सोलर चरखा मिशन। तो जस्ट कुछ नहीं है कि ये सोलर, आपने वो खादी वाला देखा है, खादी गांधी जी किससे बनाते थे? चरखा सर। हाँ, तो ये सोलर चरखा है। तो अब टाइम चेंज आ गया है, तो सोलर चरखा आ गया है, हाउस होल्ड को बांटिए और ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ पे एक स्कीम थी, ये बड़ी अच्छी स्कीम थी, ये थी आपकी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। देखिए इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, आप ठीक है मैन्युफैक्चर तो कर रहे हो, बट इंडिया को भी क्वालिटी के लिए नहीं जाना जाता है। फॉर एग्जांपल जापान, आप अगर जापान का कोई सामान खरीद रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी। इंडिया से ऐसा कुछ नहीं। तो इंडिया में ये इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, और यहाँ पे ये था कि आप वर्ल्ड क्लास एक अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए, बस इतना। बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ये नाम ही बता रहा है ना, जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा हो। यस सर। यस सर। अच्छा ये देख लेना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक यूके सिन्हा ने, यूके एमएसएमई पे कमेटी बैठी हुई है और उसके चेयरमैन है यूके सिन्हा। बस आपको इतना याद रखना है, ये कमेटी सेटअप की है आरबीआई ने, फाइनेंशियली हेल्प। तो आरबीआई रिलेटेड है, तो आरबीआई कुछ इनके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड तो बताएगा ही नहीं, फाइनेंशियली आरबीआई बताएगा। और उसके बाद ये दो स्कीम है, मन तो मेरा कर रहा है इनको बताने का, टर्म अच्छे हैं, पर चलो ये अब होमवर्क है, ये आप पता करके आना, व्हाट इज स्फूर्ति, SFURTI एंड व्हाट इज एस्पायर। कल मैं इनको डिस्कस कराऊंगा, ये होमवर्क है। अब से मैं आपको इस तरीके की कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जो आप खुद करके आए तो टाइम भी बचे और नेक्स्ट क्लास में फिर आप डाउट के साथ आए। ऑल्दो मैंने गिव अप कर दिया है कि यू विल आस्क कि आप कुछ एडिशनल पढ़ के आएंगे और डाउट्स पूछेंगे, तो मैंने तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़ दिया। बट अगेन आइए, तो इस मिनिस्ट्री में इतना ही और कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके मिनिस्टर कौन है? सर रविशंकर प्रसाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबको पता है। अच्छा, ये बात तो आप सभी को पता है कि भीम ऐप, तो इसने अभी कितनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट की है? चलो वो छोड़ो, ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट भीम ऐप पढ़ लेना। अगेन डिजिटल पेमेंट टूल है और कुछ नहीं है ये। और इस मिनिस्ट्री ने ही ये स्कीम लेके आई है, लेकिन ये मिनिस्ट्री इस स्कीम को कैसे लेके आएगी यार? पर चलो ठीक है, इसी स्कीम में लिखा हुआ है तो लिखना है। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आपने देखा हुआ है? सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में सुना हुआ है? नो सर। नहीं सर। यहाँ पे क्या है, फार्मर्स अपनी सॉइल का एक सैंपल देंगे और उनकी सॉइल की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या वहाँ पे न्यूट्रिएंट कैसे हैं, तो उसको सॉइल हेल्थ कार्ड में सारे आपको मिल जाएगा कि ये है, आपको सारी प्रोफाइल मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सारी चीजों को कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सॉइल की हेल्थ का एक कार्ड है, ये आपको पता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है ई-नैम, ये भी बहुत न्यूज में थी फार्म लॉ से ही। ई-नैम के बारे में आपने सुना है? व्हाट इज नैम है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे देश में कितनी एग्रीकल्चर मार्केट है? और हमारे देश में 585 मेजर मंडीज है। तो ये मंडीज, एग्रीकल्चर मार्केट आर नथिंग जस्ट मंडीज। मेजर मंडीज लाइक आजादपुर मंडी, उन सारी मंडीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन में। तो अभी क्या है कि एक फार्मर है, अगर वो आजादपुर मंडी आया है वहां पे ही बेचने का ऑप्शन है,
लेकिन वो ये कर सकता है आजादपुर मंडी में आया और वहां से आजादपुर मंडी से बाकी देश की सारी मंडियां इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है, तो आप किसी भी मंडी में अपना सामान बेच सकते हो। तो ये सुनने में तो आपको आसान लग रहा होगा यार, कुछ भी लग रहा होगा, बट ये ही है। क्लियर है सर? ये यस सर। इसमें इतना ही, और कुछ नहीं लिखना है। और ये मिनिस्ट्री एक और पोर्टल भी लेके आई है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, माई गवर्नमेंट। तो अगेन कुछ नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी हो रहा है वो इन्होंने सारा बताया है। क्लियर है सर? अच्छा, ये पेंट पे हैंड राइटिंग कहाँ पे क्लियर आ रही है? पेंट पे क्लियर आ रही है, उस पे माइक्रोसॉफ्ट एज, या कोई फर्क नहीं पड़ता सर? सेम ही लग रहा है। बेटर है, उसमें भी समझ आ रही थी। तो दोनों में क्लियर है। Okay, so मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की अपडेट आप देख लेना क्या है, इन्होंने क्या किया है। एक यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट उन्नति, और इसका मेन पर्पस क्या है प्रोजेक्ट उन्नति का? इस प्रोजेक्ट उन्नति में यहाँ पे इंडिया की जो क्या मैं बोलूं, जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स उनकी इफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। इफिशिएंसी इंक्रीज करनी है इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स की, 12 मेजर पोर्ट्स। अगेन दिस इज अ होमवर्क टू यू। इस बार देख लेना, होमवर्क साइड में लिखते रहना इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स कौन से हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, एक बार पढ़ना। सर नाम पता आपको स्टेट पता होनी चाहिए, कौन सी स्टेट, 12 मेजर पोर्ट्स। ठीक है, इसमें इतना ही और कुछ नहीं है। और सागरमाला आप सभी को पता है, वो पढ़ चुके हैं। मतलब मेरे पास 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट्स नहीं है, 15 मेन थीम है, बट आपके अकॉर्डिंग फिर डिटेल में हो जाएगा ज्यादा। तो नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अच्छा, ये देख लेना, ये पूछना चाहिए उनको। ऑपरेशन थ्रस्ट, कोई बताएगा? गैस करो किस पर्पस के लिए हो सकता है? फर्स्ट रेल, जब आप रेल में ट्रेवल करते हो आपको ड्रिंकिंग वाटर कैसा मिलता है? ड्रिंक पानी से थर्स्ट। हाँ, तो रेल में जो ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलता है उसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी से सेटिस्फाई हो और पुअर क्वालिटी है, तो उसकी वाटर क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए कि आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का वाटर ना मिले, ठीक है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये एक मिशन मोड पे एक ऑपरेशन ये इन्होंने किया है। ओके सर्विस। जी सर। सर बेसिकली ऑपरेशन में हुआ क्या था सर? इफ यू थोड़ा बहुत अगर जो लोकल बेचते होंगे, 2-4 लोगों को अरेस्ट कर दिया होगा और वो किया होगा। सो मतलब जैसे अनऑथराइज वो पानी सेल करने के लिए, तो वही लाइसेंसिंग क्लियर की होगी, और कुछ लोग जो फेक बेचते हैं उन पे कार्रवाई की होगी, कुछ जो सप्लाई चेन कैसा आता है, कुछ इन्होंने अपनी पोर्टेबल मशीन्स लगाई होंगी, यही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेना, ये वंदे भारत ट्रेन 18 इसका कोड नेम था, ट्रेन 18 कोड नेम था, और बाद में इसका नाम पड़ा वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। मुझे यहाँ पे जो बताना है इसका पहला इसका फर्स्ट चेक कर लेना, फर्स्ट मेरे इस नोट्स में मेंशन नहीं है। जो सेकंड इसका रूट था, सेकंड ये ट्रेन चली थी वो आपकी चली थी दिल्ली टू कतरा,
चलो छोड़ो इसको, इस पे पुराना हो गया ये नहीं पूछते, बट ये नाम याद रखना, ट्रेन 18 कोड था एंड वंदे भारत ट्रेन। तो ये क्या था बेसिकली, ये क्या है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यस सर। सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और इसकी स्पीड कितनी है, लगभग 160 के आसपास। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बुलेट ट्रेन की तो डायरेक्शन में कहना हम नहीं जाने। एक और इन्होंने, सॉरी, have a drink in your hand. Open the door. I dare you open it. ओके, तीसरा है मिशन रफ्तार। मिशन रफ्तार, मिशन रफ्तार ये रेलवे ने लॉन्च किया था, रफ्तार टू इंक्रीज द एवरेज स्पीड। तो अभी अगर आप इंडिया की स्पीड देखते हो तो रेल वो कितना ट्रैवल करती है, 25 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड यही है, मतलब ये नहीं है कि वो इस स्पीड से चल रही है बट बीच में रुकेंगी कहीं, फिर बहुत सारा और टाइम लग जाता है, तो एवरेज स्पीड अभी कम है। सर 25 एक और किलोमीटर, इसमें अपडेट सर 25 25 किलोमीटर सर तो उसको पर आवर। अभी वो है या वो टारगेट है, मतलब क्या बोल रहे हो, वो सुना ही नहीं। ये अभी इसको इंक्रीज करना है, अभी 20, ओके सॉरी, मैं इसको बाय 25 से इंक्रीज करना है, ये बाय है, ओके बाय, ओके बाय 25 किलोमीटर से इंक्रीज करना है, जो भी होगी वो 40 के अराउंड होगी आई गेस। ओके सर, ठीक। नेक्स्ट लिखना, तेजस ट्रेन है, इसको याद रखना, तेजस ट्रेन। ये तेजस आपकी ये थोड़ी सी और फास्ट मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन है, और इसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर है। और ये याद रखना, हम जो फर्स्ट तेजस आपकी चली थी वो चली थी बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ। सर तो ये रफ्तार मिशन के अंदर ही है? नहीं, वो डिफरेंट है, वो ये 4th पॉइंट है, ये अलग है। जी, ये मिशन रफ्तार एक ब्रॉड है, इसका आपकी स्पीड क्यों स्लो है उसका मतलब आपके ट्रैफिक सिग्नल्स देखना है, आपकी जो पटरी है उनकी क्वालिटी देखनी है, बाकी एफिशिएंसी, ये पूरा इकोसिस्टम चेंज करना है, तब स्पीड होगी। ये जस्ट एक फास्ट ट्रेन है, तेजस ट्रेन। तेजस ट्रेन आपको याद है जब दिल्ली से लखनऊ गई थी, आई गेस एक स्वीडिश कंपनी के, इस पे पथराव भी हो गया, तो तेजस ट्रेन के बारे में आप याद रखें। यस सर, ये तो आपने सुना होगा यार। यस सर, सुना है सर। यस सर, तेजस सुना सर। यस। तो इसकी पहला जो रूट था वो दिल्ली टू लखनऊ था। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कम से कम भी यहाँ पे रेलवे के 50 वर्ड है, बट यू नो इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इसको याद कर पाए। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ हमें याद रखना है। यस सर। अगेन इन्होंने भी बोला है कि नो सिंगल यूज प्लास्टिक, 1/5 गांधी जी की एनिवर्सरी पे, छोड़ो उसको। अच्छा, ये इन्होंने अच्छा किया है, बट ये केस स्टडी में मैं बताऊंगा, केस स्टडी में ही बताऊंगा, वैसे तो पढ़ाने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट आप लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज पता होगी, एक तो हमारे कुछ सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, और उनके फिर रेगुलेटर होते हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा। नाउ सेक्टर हो गया आपका स्टॉक मार्केट, रेगुलेटर कौन है? सेबी। वेरी गुड, सेबी। ऐसे 10-15 पढ़ लेना, अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरा आपका सेक्टर हो गया बैंक्स, रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई। वेरी गुड, आरबीआई। तीसरा आपका हो गया टेलीकॉम, ट्राई सर। राइट, या टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन हो गया पेंशन, यस सर। रेगुलेटर कौन है? पीएफआरडीआई, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट। नहीं, आईआरडीआई। आईआरडीआई, यस सर इसका भी एक अलग है ना सर, पेंशन का भी। आईआरडीएआई, यस। ठीक है। और पेंशन का अभी मैं बताऊंगा वो क्या है।
उसके आप ये बताइए, ये सिविल एविएशन का, सिविल एविएशन डीजीसी है। यस, ये दिल्ली में। क्या गए हो कभी वहां पे? तो डीजीसी है वे। हाँ, नहीं सर। ये एम्स के पास है, सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने। डीजीसीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एयरपोर्ट्स का कौन है? AII. एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और बताइए और कौन सा सेक्टर बचा है? अच्छा हाँ, इनका कौन है? इंश्योरेंस। नहीं, अभी माइक्रो, इनका माइक्रो फाइनेंस। सर सर नाबार्ड क्या? I don't know. मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक, सॉरी। मुद्रा बैंक के बारे में सुना है ना? यस सर। मुद्रा बैंक प्लस आरबीआई भी है। आरबीआई को तो हटा ही नहीं सकते। मुद्रा बैंक, ऑब्वियसली। यस। ठीक है। और आपका हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इसका है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक, यस सर। एनएचबी। और याद दिलाइए कुछ एक दो सेक्टर। सी, अरे हाँ ये मैंने वो बच्चा जो बता रहा था सही बता रहा था। ये एक दो सेक्टर है। एक तो आपका हो गया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का है IRDAI। और पेंशन क्या है वो जो इन्होंने बोला था, क्या? PFRDAI। IRDAI, PFRDAI, इंश्योरेंस एंड पेंशन, दो बोथ आर टू डिफरेंट सेक्टर्स। और बताइए सर। एंड देन वी हैव कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI के बारे में तो आप सभी को पता है, पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है ना? अल्टीमेटली एंटी अगर, अच्छा एक चीज और देखना, स्टॉक मार्केट का ये हो गया। व्हाट अबाउट कमोडिटी मार्केट? कमोडिटी मार्केट जहां पे गोल्ड का आप डेली ट्रेड देखते होगे, कभी रेट आपने देखा होगा, बाकी इन सब का वो कौन है? सो कमोडिटी मार्केट का पहले होता था MCX, बट बाद में ये MCX आपका मर्ज हो गया सेबी के साथ। तो अभी स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों का हमारे देश में जो रेगुलेटर है वो है आपका सेबी। क्लियर है? यस सर। इनके अलावा और कोई है क्या सर रेगुलेटरी में? ये मेन यही है। और आप पूछिए, मेरे इस टाइम पे ध्यान नहीं है, कुछ हो तो बताइए, मैं फिर बताऊंगा। और इंडिया में देखो, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, और कौन सा सेक्टर बचा? अच्छा उसमें है सी, अभी मैं बता रहा हूँ, फार्मा में है। फार्मा में कमीशन है, कल याद दिला देना, हम देख लेंगे। कमीशन है जो फार्मा की रेट डिसाइड करता है। ओके सर। ठीक है, जो आपकी मेडिसिन वगैरह है उनके रेट डिसाइड करता है। तो फार्मा का हो गया। बाकी और बताइए, और कौन सा हमारा सेक्टर बचा इंडिया में? CAG है क्या? इज इट अ रेगुलेटर CAG? व्हाट इज CAG? CAG ये एक, इसके बारे में अब तुम 5 पॉइंट के मेरे से ही सुन लो जो होमवर्क दिया था। CAG इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस सर, कॉन्ट्रोवर्शियल सर। मैंने आपको इन बॉडीज के बारे में बताए होंगे। जितनी भी बॉडीज हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डाल देते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल, यस सर, इसका मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी हो गई लॉ, उसका लॉ से ओरिजिन है। अब वो लॉ कहाँ से बना होगा? या तो पार्लियामेंट से, सेंटर ने बनाई है, स्टेट ने बनाई है, तो लॉ कहाँ से पास हुआ होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली से। और तीसरी जो आपकी सबसे कम पावरफुल होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव। यस सर। अब एग्जीक्यूटिव भी या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई होगी या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई होगी। तो जो मोस्ट पावरफुल बॉडीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और ये ऑडिट करती है, ऑडिट्स करती है। यस ऑडिट। अच्छा, नॉर्मली आप यहाँ पे एक चीज रखना, हमारे यहाँ पे पैरेलल बॉडीज है। वी हैव सर्टेन बॉडीज फॉर सेंटर एंड उसका पैरेलल स्टेट में। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फॉर एग्जांपल UPSC, उसके अलावा स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया।
यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो फिर स्टेट का हो जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। बट इन केस ऑफ सीएजी वी हैव कंबाइंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अकाउंट को ऑडिट करता है प्लस स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट को ऑडिट करता है। और ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को नहीं देते, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट को देते हैं। नाउ पार्लियामेंट में रिपोर्ट आने का मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी है उसे भी वो रिपोर्ट मिल जाएगी प्लस अपोजिशन को भी मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के पास कोई रिपोर्ट चली जाती है लेकिन वो गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को टेबल नहीं करती है। तो ये रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में आ गई तो फिर सरकार को हाथ में नहीं है ना उसको कुछ बात रखना। दैट्स व्हाई यू नो कि व्हाई 2G का जो एलोकेशन आया था, फिर जो आपका कॉमनवेल्थ गेम घोटाला था, फिर जो पोल एलोकेशन था, वो पब्लिक में क्यों आ गए? क्योंकि रिपोर्ट कहाँ पे आई थी? पार्लियामेंट में। इन दी सेम वे जब ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट करता है तो रिपोर्ट देता है गवर्नर को, और गवर्नर उस रिपोर्ट को कहाँ पे देगा? कॉमन सेंस है, बताइए गवर्नर उस रिपोर्ट को कहाँ पे टेबल करेगा? क्या सर? वेरी गुड क्वेश्चन, ही नहीं बताइए। नहीं सर, इंटरनेट है। आई एम सेइंग कि कैग सेंटर स्टेट दोनों की अकाउंट को ऑडिट करता है। सेंटर की अगर उन्होंने अकाउंट को ऑडिट करा तो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल करेगा। इन केस ऑफ स्टेट वो रिपोर्ट को गवर्नर को देंगे, गवर्नर उस रिपोर्ट को कहाँ पे लेजिस्लेटिव। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल, ये सारा समझ में आया? क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चले। ओके, अब देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे 4-5 टॉपिक है। एक तो आपको इस स्कीम का नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ के कहाँ जाए? दूसरे शहर में जाए, ऊपर नहीं भेजना। तो ये उड़ान 3.0 है, यानी कि उड़ान 1 आ चुकी है, उड़ान 2 आ चुकी है, उड़ान 3 आ चुकी है। तो ये उड़ान 3 है, और बेसिकली इसमें ये है कि जस्ट ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी, यस, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना। Just basically, so isn't an entire this Udan scheme basically आपको obviously tier 2 और tier 3 cities को connect करने के लिए, right sir? अब इसमें ये देखिए, जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो तो कनेक्टेड ही हैं। यहाँ पे छोटी सिटीज में जो एयरपोर्ट है उनको ठीक करना। यस सर। अब मैं पूरा समझाना नहीं चाह रहा, वरना यहाँ पे 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर पहले फेज में था। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप दिल्ली टू बॉम्बे आपको हर घंटे के लिए फ्लाइट मिल जाएंगी। दिल्ली टू जयपुर का भी जाके देखना, क्योंकि 300 किलोमीटर है, आपको कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाना चाहते, कुछ लोगों को कि 2 घंटे में ही जयपुर पहुंचना है, लेकिन आपके पास फ्लाइट ऑप्शन नहीं है भी तो पता चल रहा है कि आपके पास एक दिन में एक ही ऑप्शन। लोग जाना चाहते हैं लेकिन फ्लाइट नहीं है, और फ्लाइट्स वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये एक रूट स्टार्ट किया और इस पे एयरलाइन से बोला कि डेली 5 बजे आप एक फ्लाइट चलाइए, 80 सीटर चलाओ। लोग वो बोलेंगे कि ठीक है भाई, हमारे पास पैसेंजर नहीं है, गवर्नमेंट की टेंशन लो, 30 सीटें मैं बुक कर ली, 30 सीटों के पैसे मैं दूंगी, तब चलाओ। तो कुछ टाइम क्या होगा, जब ये डेली अवेलेबल होगी, 1 साल 2 साल के बाद लोगों को जब डेली फ्लाइट मिलेगी तो लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये रूट वाइबल हो जाएगा। समझ में आया? तो उड़ान स्कीम में ऐसे सपोर्ट दी जा रही है। जी आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, अब कहाँ के लिए होगी, कुल्लू मनाली के लिए आपको पता है फ्लाइट मनाली है, नीचे क्या है, कुल्लू एयरपोर्ट। हाँ, कुल्लू एयरपोर्ट के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो इसी स्कीम में है, और भी बहुत सारी है, तो अब आपको अच्छी खासी फ्लाइट मिल जाती है। उड़ान स्कीम समझ में आ गया? यस सर। उसको ब्रैकेट में क्या लगेगा सर? मिनिस्ट्री ऑफ सीए क्या सर? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन ऑफ सिविल एविएशन। ओके हाँ। और एक इन्होंने और स्कीम थी, वो थी डिगी यात्रा।
डिगी यात्रा। अब ये डिजिटल यात्रा नहीं है, लेकिन हाँ डिजिटल यात्रा ही है। यहाँ पे ये बेसिकली क्या करेंगे कि एक पेपरलेस आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। पेपरलेस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस वो कैसे मिलेगा कि हेजल फ्री हो, बायोमेट्रिक्स आपके यूज कर लेंगे, तो पता चला कि तुमने अंगूठा लगाया, तुम्हारा आधार नंबर तुमको मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर लेके चलो, तो दे विल ट्राई कि पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दें, और आप पता है कि ऐसे ही घूमते घामते ही पहुंच गए आप मोबाइल लेके ही कि चलो आज जैसे घूमना ऑनलाइन चलते हैं। चेक इन वगैरह चालू हो गया वैसे। हाँ वो इसी का ही पार्ट है। Yes, ठीक है sir. जी गया यात्रा। तो आपका पूरा जो प्रोसेस है उसको ये जस्ट डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, और भी 2-3 है डिगी स्काई ऑनलाइन पोर्टल, बट इतना याद रहता है, ये 2 काफी। ठीक है, Yes, sir. अब 2-4-5 मिनट का टाइम है आपके पास। कोई डाउट है तो पूछ लो, जिन बच्चों को कोई डाउट्स हैं या कुछ पूछना है। अब ये बताइए, बाकी अभी जितने भी बच्चे हैं आपके, ऑलमोस्ट कॉलेजेस तो अब एग्जाम तक आप फ्री है ना, या अभी भी कॉलेजेस चल रहे हैं बच्चों के? अगर आप फ्री है तो मैं क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, मतलब क्लास कुछ टाइम के लिए 2 क्लास भी पर डे रख सकता हूँ। तो वो बता देना आप में से कितने लोगों को मैसेज कर, देन आई विल देखता हूँ मैं कि आप लोगों का क्या फीडबैक आता है, फिर आई विल डिसाइड कि क्या करना। Yes, sir. सर मैं साइड बाय साइड मास्टर्स भी कर रही हूँ और उसका दिन में क्लासेस होती हैं। ओके चलो सर आप देखते हैं पहले कुछ भी है। एडवांस में टाइमिंग बता देना, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी अपना मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। और ये तो है ही सी, अब मैं इस क्लास की आपके 8 बजे सारे बच्चे फ्री हो जाते हो। ये क्लास अब 15-20 दिन आपके एग्जाम को रह रहे हैं, इजीली 11-12 बजे तक हम पढ़ सकते हैं। रात के टाइम 2 क्लास रख सकते हैं, एक क्लास 15-20 मिनट का गैप ले और एक और फिर क्लास कर दे। लेकिन आधे बच्चे गायब हो जाते हैं तो फिर ठीक है, देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा। ऐसे ही करेंगे, एक तो 8:30 से 10:30, उसके बाद 15-20 मिनट का गैप लेके और फिर एक और क्लास स्टार्ट कर देंगे। यस सर। Yes, sir. माय पॉइंट इज दैट कि रात वाली ठीक है, सुबह या दोपहर में मत रखिएगा। मार्ग ने रात में रखा माय पॉइंट इज दैट कि इस मार्ग की तरफ से ना तो आपको टाइम की कमी मिल रही है, मेरी तरफ से भी आपको पूरी है कि आपके 10-15 दिन है। इवन मैं 5 घंटे भी 6 घंटे भी डेली के डाल दूंगा आपके लिए, बट आप पढ़ने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे बच्चे भाग जाते हैं लास्ट में। अब ऑनलाइन में वैसे ही बहुत एनर्जी टेकिंग होता है ये, और उसके बाद में आधे बच्चे फिर कम आए तो फिर हमारा मोटिवेशन वीकेंड्स पे डालो ना, सैटरडे संडे। अगर 2 डालना है तो मॉर्निंग एक इवनिंग एक कर दो। तो इसमें जो भी है, कुछ बच्चों को अगर मॉर्निंग में सुबह उठना होता है तो वो भी अपनी भाई जो जेन्युइन आपकी कंसर्न है उन्हें शेयर करें। आप बोल रहे हो कि मतलब फ्राइडे और सैटरडे, तो नहीं सैटरडे संडे सर, वीक ऑफ। फ्राइडे तो अगले दिन सर इवनिंग में कर दीजिए सर। तक पढ़ के अगले दिन कॉलेज जाना है ना बेटा, इसलिए तो ना फ्राइडे। ठीक है, देखते हैं क्योंकि देखें, मैं ये नहीं चाह रहा कि लास्ट के मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट के 10 दिन में एक बार हम और रिवाइज कर लें। तो अभी ये जो ये वाला जनवरी महीना है, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके उतना पढ़ लेते हैं। और अगला तो आपका वीकेंड भी लॉन्ग होने वाला है। 26 जनवरी की छुट्टी है, 25 को मंडे है, तो 4-5 छुट्टी एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तो डिस्कस कर लेता हूँ एक बार मैं आप सभी लोगों से भी, और आप सभी लोगों को जो भी लगता है एक बार मुझे बता देना, मैसेज कर देना मुझे, मैं देख लूंगा फिर बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आता है, और फिर ठीक है बताता हूँ मैं उसके बाद। अभी आप सभी लोगों को कुछ डाउट है तो बताइए, कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत फील हो रही है, जो भी है यू कैन शेयर विद मी इस टाइम पे। तो जी बताइए। बस सर, जो भी अभी रिसेंट लाइक फ्रॉम द स्टार्ट और अभी तक जो भी अपडेट्स है रिगार्डिंग कोरोना, सो आर यू गोना कवर दैट लाइक कोविड-19 का क्लास? कोविड वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मतलब एक क्लास में मैं आपको सारा कोविड करा दूंगा। कोविड से रिलेटेड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या डेटा आए हैं, हेल्थ केयर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने जो आपका मेजर पैकेज निकाला है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो सारा एक क्लास का टॉपिक है। ओके डन सर। और सर आज जो हम लोग रेगुलेटरीज के बारे में बात कर रहे थे, वो भी आप कवर करोगे कैसे सर?
जी रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में मैंने आपको बताया, आपको अभी पहले इतना ही पढ़ो, अगर इतना आपको याद हो रहा है तो कुछ मत करो, जस्ट गूगल से भी उसके बारे में 2-3 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना वो थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप खुद थोड़ा करेंगे बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो जब आप थोड़ा खुद करेंगे तो लिखेंगे थोड़ा और मेमोराइज हो जाएगा। कोई डाउट है तो मेरे पास लेके आइए, क्लियर है? Yes. मैं आपको कोई एनालाइज करने वाली समझाने वाली होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, वो सिर्फ जस्ट मैं वो दे रहा हूँ कि जो 1 मिनट में आप गूगल पे पता कर लेंगे। Yes. Okay, sir. ठीक है, बाकी पूछिए और कुछ अगर इम्पोर्टेंट स्पोर्ट अवार्ड्स ऑनर्स और वो रिलेटेड है स्पोर्ट उसकी रिलेटेड अभी तक आपके पास नहीं आई है, स्पोर्ट्स वाली एंड ये अवार्ड्स वाली कुछ अभी तक करंट अफेयर की शीट नहीं मिली है। नहीं सर, एक बार आप चेक कर लेना जहाँ पे आपकी सारी शीट जाती है। हमें अपडेटेड वाली नहीं मिली है जो सितंबर अक्टूबर तक की थी, वो तो है ही नहीं वो तो सर ने पहले कराई थी, ये जो मैं भी जिस तरीके की शीट दे रहा हूँ वैसी शीट आई गेस पूरा स्पोर्ट्स वाली पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचे एक बार मुझे कल रिमाइंड कराना, क्योंकि मुझे लग रहा है पहुंच गई होगी। एक बार आप चेक कर लेना जहाँ पे आपके वो एक गूगल ड्राइव पे आते हैं, वहाँ पे एक बार आप चेक। सॉरी, स्पोर्ट्स के साथ साथ वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली भी ना सर आप कह रहे हो? हाँ ये दोनों मतलब मेरी नॉलेज में आपके पास पहुंच गई होंगी आपके गूगल ड्राइव पे, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि ये बच्चों को पहले दे दो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अब से वो रटना स्टार्ट कर देंगे इन्हें। ठीक है, तो आई होप वो पहुंच गई होगी। एंड अभी हमारा क्या प्लान है, मेरा ये मान लो कि स्कीम वाला ये आपको 15 मैंने मेन 15-16 स्कीम करा दी ना मेन। यस उसके बाद अब ये जो जिन स्कीम के बारे में मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ वो थोड़ा समझ में आ रहा है, जैसे उड़ान के बारे में बताया। Yes, sir. तो इसी तरीके का और मतलब अभी मतलब एक कितना हुआ है अभी 70% और है ये जो अभी मैं बाद में करा रहा हूँ, तो 1 घंटे में ये मैं आपकी करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई की चाहे मैं 3 घंटे तक खींचूं, नेशनल आपका कवर करा दूं और ये कवर करा दूं। सर ठीक है? यस सर हेलो जी सर बताइए। सर आपके पास ऐसी कोई शीट है जिसमें बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स लाइक ऑफ वॉशिंग मशीन इसके क्वेश्चंस रिलेटेड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक क्वेश्चंस वर्किंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे? साइंस के बेसिक क्वेश्चन? हाँ साइंस के वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक जो भी इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस है उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स। ये इस के लिए बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको कुछ है। आपको एमसीक्यूज की शीट किस किस की मिल गई है? आपने गूगल डॉक पे चेक करी है? आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिल गए होंगे, अभी नहीं मिले हैं? नहीं मिला सर, गूगल डॉक्स में तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं मेरे को तो सर देखा था बट मैंने खोल के नहीं देखे अभी। पहुंच गए हैं ना सर? हाँ सर, 6-7 हैं वहाँ पे, एग्रीकल्चर और थोड़े बहुत हिस्ट्री के हैं, बट अवार्ड्स के नहीं है अभी तक, अवार्ड्स का नहीं आया है। अवार्ड्स के पहुंच जाएंगे, ठीक है मैं भी चेक कर रहा हूँ। जितने भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज पहुंच रहे हैं, प्लीज आप सभी लोग उन एमसीक्यूज को जाइए, उनको ट्राई कीजिए, उनके आंसर्स देखिए और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मेरे से आके पूछिए। लास्ट के क्लास में, अब ये क्लास का मतलब 10 बजे है, 10 बजे खत्म नहीं है। अगर आप सभी लोग अपने एमसीक्यूज में डाउट लेके आएंगे और रात के 12 बजे तक भी डाउट चले, मैं उन सारी चीजों को समझाऊंगा आपको, बट ये आपको खुद करना है। सर वो एमसीक्यू कौन से हेडिंग के अंडर है, मुझे नहीं दिखी। वो हेडिंग छोड़ो, अब आपके पास लगभग मेरा आइडिया ये है कि 500-600 मैंने एमसीक्यूज वो कर रहे हैं कि वो आपके पास लगभग 500-600 एमसीक्यूज पहुंचेंगे, अभी वो आ रहे होंगे या जो भी 2-3 शीट में पहुंचे हैं उनको कीजिए और उनसे रिलेटेड डाउट आप लेके आइए लास्ट में। सर इट इज अंडर जीके में, जीके शीट्स एमसीक्यू है। मुझे ये नहीं पता है, जहाँ पे आपकी सारी शीट्स मिलती हैं, आपको मैथ्स की शीट्स मिलती हैं, जो भी आपका वो ऑनलाइन कोई पोर्टल होगा, गूगल डॉक है जो भी है, वहाँ पे ही वो अपलोड होंगी। हाँ उसी में सर एग्रीकल्चर का एक है, फ्रीडम स्ट्रगल का एक है। अभी एक ही आया है, और किसका है सर? पॉलिसी भी है शायद।
ठीक है, अभी आप एक काम कीजिए, कल या परसों जो भी होता है मैं एक बार अपडेट करके खुद उस दिन आपसे बैठूंगा और एक बार पहले अब अगले 10-15 दिन की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे, क्या करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है? यस सर। ओके और सर। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आई विल मेक श्योर कि सब टीम पे चले और उस दिन नेशनल और ये पॉलिसी हम खत्म कर देंगे, ठीक है गाइस? यस सर। ओके सर। तो गुड नाइट, सोइए, अभी आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, Thank you, और अगेन कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ ही सकते हैं। और थोड़ा अपनी अपनी अब जो एनर्जी है ना लास्ट के 10-15 दिन में सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एग्जाम पे फोकस कीजिए अगले 15 दिन, और कुछ दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ओके सर। ठीक है ना? I will try कि इसको और भी बढ़ा दे, बट वो आपके ऊपर है। ऑनलाइन इट्स वेरी टफ कि मैं पूरी एनर्जी के साथ 5-6 घंटे पढ़ाऊं, बिल्कुल मोनोटोनस हो जाता है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि इवन आपको कुछ नहीं करना, आप डाउट ही लेके आ जाइए, तो दैट्स इनफ। आप अपना पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे एंटरटेन कीजिए, लेकिन आप डाउट ही लेके आ जाइए तो मुझे लगेगा कि ठीक है मैं कुछ बता रहा हूँ। ओके सर एक डाउट था। जी मैडम बताइए। सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की सारी पढ़नी चाहिए या सिर्फ जयपुर वाली? सारी नहीं पढ़नी है, सारी पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा है आपको उसमें। वो आप सारी नहीं पढ़ पाओगे, सारी मुझे भी याद नहीं है। आपको क्या करना है उसमें, सिटीज में अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, और जो पिछले 2-3 साल की लेटेस्ट वन है 4-5 वो याद करनी है। तो मैक्सिमम 6-7 आपको याद करनी है, कॉमन सेंस से, उससे ज्यादा नहीं याद करनी। हाँ, उससे ज्यादा नहीं करना है। उससे ज्यादा नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट आस्क क्वेश्चन, दे कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन, बट इतना आप नहीं मेमोराइज कर पाओगे, भूल जाओगे फिर उसे। एक बार लिस्ट ऐसे ही पढ़ लेना, जस्ट ऐसे ही पढ़ लेना, ओके सर, ठीक है ना? 1 मिनट लगेगा लिस्ट को पढ़ने में, लेकिन याद वो 5-6 ही करनी है बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो गाइस आज के लिए तो इतना ही, मेरी भी एक और क्लास है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेशनल की होगी और ये पॉलिसी हम खत्म कर देंगे, और एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे अगले 5-6 दिन 7-8 दिन जनवरी की क्या स्ट्रेटेजी है। फरवरी की नहीं, जनवरी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आने वाले 10-12 दिन में कितनी मैं क्लास लूंगा और क्या क्या कवर कर ले, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, अगेन फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी तरफ से ना तो आपको टाइम देने में दिक्कत है, और ना मैं अपने पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ कि इवन मुझे 8 घंटे भी पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, बट ये आपको इंश्योर करना है कि आप उतना पढ़ पा रहे हो या नहीं, ठीक है? ऑनलाइन इफिशियंसी है, मैं भी अपने कंफर्टेबली बैठा हुआ आपको रात को भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे भी है। तो हमारी तरफ से पूरा आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा ये करना है कि आपके हार्ड वर्क में कमी ना हो। ओके गाइस, ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे। ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके।